नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी एक सीरीज वर्मी कंपोस्टिंग पे हम चला रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में आपको बताया प्रिपरेशन कि लैंड की प्रिपरेशन कैसे होनी है, शुरुआती तैयारियां हमें कैसे करनी है। तो आइए हम इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रोडक्शन कैसे करना है, वर्मी कंपोस्टिंग बनानी कैसे है, वर्मी कंपोस्ट बनती कैसे है, वर्मी कंपोस्टिंग को करना कैसे है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने पिछले पार्ट, जहां हमने खत्म किया था कि हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, सबसे सस्ता, हमने लैंड ले ली सबसे सस्ती, चाहे वो लीज पे हो या हमने अपनी लैंड। तो दोस्तों, अब हम पता करेंगे कि इस गोबर का, इस रॉ मटेरियल का हमें करना क्या है। दोस्तों, पहला फेज होता है हमारा कूल डाउन प्रोसेस, जिसमें हम गोबर को ठंडा करेंगे। दोस्तों, हमारा किसी भी प्रकार का गोबर, जो हमने गाय का, भैंस का या मिक्स गोबर लिया है, वो बहुत गर्म होता है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो आप देखेंगे कि आप गोबर का ढेर जो होगा, जो आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं गोबर का ढेर है, इस गोबर के ढेर में आप हाथ लगाएंगे तो बहुत गर्म होगा। तो सबसे पहले हमें इसे कूल डाउन करना होगा। कूल डाउन करने के लिए एक विधि, सबसे आसान विधि, जो आसानी से जल्दी थोड़े से ही समय में आपका गोबर ठंडा कर देगी, वो एक विधि जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, फिर से एक पेपर पेन उठा लीजिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हमें इस गोबर के ढेर का एक गोल आकार बनाना है, जिसमें बीच में एक गहरा गड्ढा होगा। इस गड्ढे के अंदर हमें पानी भरना है। तो जब हम इस पानी को भरेंगे तो हजारों लीटर पानी इसके अंदर, इस गड्ढे के अंदर हमारा भर जाएगा। तो जब हम इस पानी को भर देंगे तो इस पानी में वजन बहुत होगा और ये पानी धीरे धीरे गोबर में एब्जॉर्ब होगा, तो ये सारी गैसेस को लेके बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, ये प्रोसेस आपको लगातार करना है। जैसे ही आपका पानी खत्म हो जाए, फिर से आपको पानी भर देना है। एक दिन में खत्म हो जाए, एक दिन में पानी भर दें दोबारा, 2 दिन में पानी खत्म हो जाए, 2 दिन में भर दें, शाम तक खत्म हो जाए, 12 घंटे में पानी खत्म हो जाए, फिर से भर दें। तो इस प्रक्रिया को आप लगातार करते रहें, इस गड्ढे में पानी भरते रहें, उस गोबर के जो आपने गोल आकार बनाया है और बीच में उसमें गड्ढा है, उसमें बार बार पानी भरते रहें। तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर आपका सारा गोबर पूर्णतः ठंडा हो चुका है। आप उसमें हाथ डाल के देखेंगे तो बिल्कुल आपको किसी भी तरह की गर्मी का आभास नहीं होगा। आपको अगर एक भी दिन ऐसा लगे कि इसमें अभी और गर्मी है, हल्का सा ये गर्म है, तो उसमें आप फिर से एक दिन के लिए पानी लगाएं। आप उसको बार बार पानी लगाते रहें, तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक वो पूर्णतः ठंडा ना हो जाए। हल्का सा गर्म भी गोबर नहीं चलेगा, पूर्णतः ठंडा गोबर ही इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, 3 से 4 दिन हो गए हैं, 15 दिन पुराना हमने गोबर लिया था, 3 से 4 दिन हमारी साइट पे उसको ठंडा करने में हमारे गोबर के निकल चुके हैं। अब दोस्तों, 4 दिन या 5 दिन के बाद हमारा गोबर पूर्णतः ठंडा हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम करेंगे वो काम जिसके लिए आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, बेड फॉर्मेशन। दोस्तों, बेड फॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी साइंस बनाई हुई है। कुछ लोग पक्की एक हौद बनाते हैं, 4 दीवारी करते हैं, जिसके अंदर गोबर को डाल देते हैं और उस पर वॉर्म्स डालते हैं। दोस्तों, आज हम इन सब प्रक्रियाओं से अलग एक ऐसे मेथड के बारे में बात करेंगे जो सबसे सस्ता है, जो कोई भी किसान, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने खेत पे कर सकता है, जिसमें कीमत सबसे कम आएगी। तो मैं कीमत के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसमें कितनी कीमत आई। तो आइए पता करते हैं बेड फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, इस प्रक्रिया का नाम है विंडरो मेथड। विंडरो मेथड मतलब जिस प्रक्रिया को हम ओपन एरिया में करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये किसी शेड के नीचे काम किया हुआ नहीं है, ये किसी ग्रीन क्लॉथ के नीचे काम किया हुआ नहीं है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की छाया नहीं है, ये खुले आसमान के नीचे हमने वर्मी कंपोस्टिंग का काम किया हुआ है। दोस्तों, इस मेथड में हम यूं तो आपके पास कोई शेड भी हो सकता है, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नए व्यक्ति के लिए शेड की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो किसी भी व्यक्ति को हम शेड सजेस्ट नहीं करते हैं। आप शुरुआती दौर में ओपन एरिया में करें, सारे जीवन ओपन एरिया में करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रक्रिया में। मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगा इस पर। तो दोस्तों, अब हम आएंगे इस बात पे कि हमें बेड फॉर्म कैसे करना है। दोस्तों, एक बेड का साइज क्या होता है? एक बेड का साइज होता है 3 फीट चौड़ाई, 1.5 फीट ऊंचाई और लंबाई कितनी भी, जगह अनुसार, जितनी आपके पास जगह हो। 10 फीट भी हो सकती है, 30 फीट भी हो सकती है, 50 फीट भी हो सकती है, 100 फीट भी हो सकती है। लंबाई की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, जब मैं ये 3 फीट बात कहता हूं तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक साइंस है। ये वैसे ही नहीं 3 फीट होता है। दोस्तों, एक बेड है हमारा 3 फीट का। अब आप सोच के देखिए कि एक आदमी या तो बेड के इस तरफ बैठ के काम करेगा या बेड के इस तरफ बैठ के काम करेगा। जब वो बेड पे बैठ के, बेड के साइड में बैठ के काम करेगा, तो उसका हाथ, एक हाथ जो होगा वो उतना ही दूरी तक काम कर पाएगा। आदमी का हाथ, एक इंसान का हाथ 1.5 फीट अपने शरीर से आगे तक काम कर सकता है। तो जब एक व्यक्ति को बेड पे काम करना है तो वो 1.5 फीट इधर से काम कर लेगा, 1.5 फीट इधर से काम कर लेगा। तो 3 फीट में आपका बेड आसानी से वो बैठ के कवर कर पाएगा। और अगर
हमने चौड़ाई 3 फीट से ज्यादा करी, तो जब वो इधर से काम करेगा और इधर से काम करेगा तो बीच का कोई एक हिस्सा ऐसा रह जाएगा जहां पे उसका हाथ नहीं जा पाएगा, वो काम करने में उसको मुश्किलें होंगी। तो 3 फीट इसलिए चौड़ाई रखी हुई है, 1.5 फीट एक ऊंचाई रखी हुई है। 1.5 फीट से ज्यादा हम ऊंचा बेड नहीं बनाते हैं किसी भी कीमत पे। ज्यादा गोबर होने से उसमें ज्यादा समस्याएं आती हैं, काम करने में और मुश्किलें होती हैं। लंबाई आप अपनी जगह अनुसार जितनी भी आपके पास जगह पर्याप्त है उतनी कर सकते हैं। दोस्तों अब हमने बेड बना लिया, बेड का साइज हमें पता चल गया, तो हम बेड बनाएंगे कैसे। जमीन को हमें सबसे पहले समतल कर लेना है। एक समतल भूमि, उसको हमें एक तरफ ढलान नहीं देना है, किसी भी प्रकार कुछ नहीं करना है, हमें भूमि को समतल कर लेना है। उसके ऊपर हमें एक ब्लैक पॉलिथीन, जो कि ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा पतली हो, आपकी बजट में जितनी भी पॉलिथीन का रेट आ जाए, अमूमन इस साइज में 200-250 रुपए की पॉलिथीन लगती है। तो 200-250 रुपए की हमें बाजार से पॉलिथीन ले लेनी है, उसको हमने बिछा लेना है। इस बेड के चारों तरफ या तो हम ब्रिक्स लगा सकते हैं पन्नी के ऊपर, या पन्नी के नीचे मिट्टी की मेंढ लगा सकते हैं, जो भी आपके, अगर आपके पास पुरानी ब्रिक्स अवेलेबल हैं या आप ब्रिक्स खरीद सकते हैं तो ब्रिक्स लगा दें पन्नी के ऊपर चारों तरफ, या पन्नी के नीचे चारों तरफ एक मिट्टी की मेंढ बना दें ऊंची सी, और इस पे हम गोबर को भरना शुरू करेंगे जो हमारा पहले से ठंडा हो चुका है। दोस्तों जब हम इस गोबर को भर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसकी ऊंचाई 1.5 फीट से ज्यादा ना आए। मान लिया हमने इसकी लंबाई 30 फीट रखी है, 10 फीट रखी है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चौड़ाई 3 फीट हो गई, ऊंचाई 1.5 फीट सेंटर की, तो ये ट्रायंगुलर शेप में आपका बेड बनेगा, कबरनुमा बेड बनेगा जिसे हम कहते हैं। तो बीच से जो इसकी हाइट होगी, सेंटर की हाइट, वो 1.5 फीट रहनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको गोबर को, इसमें ठंडे गोबर को हम भर देंगे। दोस्तों अब सबसे जरूरी पार्ट आता है इसमें केंचुआ डालने का। तो केंचुआ किस मात्रा में डलता है, कैसे डलता है, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों आप केंचुआ किसी भी माध्यम से खरीद सकते हैं, किसान विकास केंद्र से अपना केवीके से खरीद सकते हैं, या कोई आसपास आपके जो भी काम कर रहा हो वर्मी कंपोस्टिंग का, उससे केंचुआ खरीद सकते हैं। अब लोगों के मन में एक भ्रम आता है कि मैं कितना केंचुआ खरीदूं। तो केंचुआ खरीदने की एक सिंपल सी साइंस है। जब हम बेड बनाया 3 फीट चौड़ा, 1.5 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा, हम 10 फीट का बेड का एक डायमेंशन लेके चलते हैं, तो इसमें केंचुआ डलेगा प्रति फीट 1 किलो लंबाई में। यानी कि 10 फीट लंबा बेड होगा तो 10 किलो केंचुआ डलेगा, 20 फीट लंबा बेड होगा तो 20 किलो केंचुआ डलेगा, 100 फीट लंबा बेड होगा तो 100 किलो केंचुआ डलेगा। अब लोगों के मन में एक सवाल आता है कि केंचुआ जो हम बाजार से खरीदते हैं उसके साथ हमें गोबर भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गोबर बिल्कुल मिलेगा। केंचुआ, सिंपल केंचुआ, केवल केंचुआ कोई नहीं बेचता, ना बेचा जा सकता है। केंचुए की एक प्रजाति होती है जो हम इस काम में इस्तेमाल करते हैं, आइसेनिया फेटोडिया। अब मैं थोड़ा सा आपको केंचुए के बारे में बता देता हूं, आइसेनिया फेटोडिया ही क्यों। वैसे तो ये यूरोपियन ब्रीड है, लेकिन कुछ लोग इसे ऑस्ट्रेलियन ब्रीड भी कह देते हैं। ये आइसेनिया फेटोडिया एक ऐसी ब्रीड है, भारत में 90% आइसेनिया फेटोडिया ही इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में तो 100% आइसेनिया फेटोडिया ही इस्तेमाल होता है। क्यों? हमारे क्षेत्र में, मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूं, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की रेंज बहुत होती है। सर्दियों में हमारा टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक चला जाता है, गर्मियों में 40-45-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो यही एक ऐसी प्रजाति है जो तेजी से काम करती है और ये दोनों एक्सट्रीम वेदर्स को, बहुत ठंडे को भी और बहुत गर्मी को भी आसानी से झेल सकती है। तो आइसेनिया फेटोडिया ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आइसेनिया फेटोडिया ब्रीड का केंचुआ खरीदें और इसको इस्तेमाल करें। तो आइसेनिया फेटोडिया जो ब्रीड होती है, इसकी एक अपने आप में खासियत होती है, ये अंधेरे में रहना पसंद करता है। इसको अंधेरा चाहिए होता है जीवन यापन करने के लिए। अंधेरा, हवा, पानी, ये 3 मुख्य चीजें हैं उसको जीने के लिए। जब भी आप किसी संस्थान से या किसी किसान के पास या यूनिट से आप केंचुआ लेके आएंगे तो उसके साथ आपको गोबर मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी सी मात्रा में गोबर होगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसमें केंचुए होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं 1 किलो में कितने केंचुए होंगे? 700 होंगे, 800 होंगे। कोई कहता है कि जी मेरे में 2000 होंगे, मेरे में 1200 होंगे। दोस्तों इस भ्रांति को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 किलो में कितने केंचुए होंगे, कोई नहीं गिन सकता। गिनने की तो साइंस लेबोरेटरी में होगी, या तो आप उस मटेरियल को लेकर लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं उसमें कितने केंचुए हैं, किसी की बातों में ना आए। एक्चुअल में 1 किलो के अंदर 700 से 800 केंचुए होते हैं। 20% से 30% तक कंपोस्ट होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। कोई भी केंचुआ 1 ग्राम से कम का है तो वो छोटा केंचुआ है। अगर हम वयस्क केंचुए की बात करें तो एक केंचुए का वजन 1 ग्राम होता है, यानी कि 1 किलो में 1000 केंचुए हो सकते हैं। उसके साथ कुछ कंपोस्ट भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि 1 किलो में 1200 केंचुए हो जाएंगे। तो 1 किलो में प्रैक्टिकली 700 से 800 ही केंचुए होते हैं। कोई व्यक्ति आपको कहता है 1200 केंचुए, 2000 केंचुए, तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप जब भी केंचुए लेके आए, 700 से 800 केंचुए एक जेन्युइन चीज है, एक स्टैंडर्ड है। इतना ही केंचुआ होगा, 20-30% उसमें कंपोस्ट होगी ही होगी, गोबर होगा ही होगा। तो दोस्तों हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि हमने बेड पे, हमने 10 फीट का बेड लिया था, इसमें हमने 10 किलो केंचुए जो हम बाजार से लेके आए थे उसको हमने डाल दिया, पूरे पे बिखेर दिया। अब दोस्तों हमें इस बेड को कवर करना है। हमें कवर किस लिए करना है?
मैंने आपको बताया ये आइसेनिया फेटोडिया केंचुआ अंधेरे में रहना पसंद करता है, तो इसको हमें कवर करना होगा। लेकिन कोई इस आइसेनिया फेटोडिया ब्रीड को हवा भी चाहिए, तो हमें किसी ऐसी चीज से इसे कवर करना होगा जो इसे अंधेरा भी रखे और हवा भी दे। ऐसे में हमें देखना होगा कि क्या चीज सस्ते में हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। आप भी कोई अपनी चीज आसपास से ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो चीज जिससे हवा भी बेड में जाए और अंधेरा भी बना रहे। मान लिया मैं इस बेड को एक अंधेरा करने के लिए पॉलिथीन से बस ढक देता हूं, तो इसमें हवा तो जाएगी नहीं, तो केंचुए को हवा नहीं मिलेगी, मर जाएगा केंचुआ, आपका नुकसान हो जाएगा। या मैं इस केंचुए को किसी ऐसी चद्दर से ढक देता हूं जिससे अंधेरा ना बन पाए, हवा तो चली जाएगी लेकिन अंधेरा नहीं बन पाएगा, केंचुआ फिर परेशान हो जाएगा, आपकी कंपोस्टिंग का काम नहीं करेगा। तो दोस्तों हमें याद रखना है, हम जिस चीज से भी अपने बेड को कवर कर रहे हैं, चाहे वो पराली हो, केले का पत्ता हो, जूट की बोरी हो, ये एक ऐसी चीजें हैं, 3 चीज मैंने आपको बताई, केले का पत्ता, पराली, राइट स्ट्रॉ जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में, या जूट की बोरी, जो आसानी से तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं। पुरानी बोरियां आप ले सकते हैं, उनको अपने बेडों पर बिछा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने पराली का भी इस्तेमाल किया हुआ है और जूट की बोरी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। जिस सीजन में जो उपलब्ध हो जाए उस चीज को प्राप्त कर लें सस्ते में, पैसे नहीं खर्च करने हैं, पैसे कम से कम खर्च करने हैं इन चीजों पे। हमने इस बेड को ढक दिया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, आगे कितने दिन में ये कंपोस्टिंग हमारी तैयार होगी, इसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों गर्मियों के मौसम में हमें रोज बेड पे पानी का छिड़काव करना है। पानी जो हमने समरसेबल लगवाया हुआ था छोटा, उससे हमें पानी को छिड़कना है। जब आप बेड पे पानी छिड़केंगे तो आपकी पराली या जूट की बोरी इधर उधर गिर जाएगी, हमें वापस उसको ठीक करना है, उस पर प्रॉपर अंधेरा बना के रखना है। बेड पर अंधेरा बना रहना चाहिए। पानी हमें सुबह के वक्त सूरज से पहले या शाम के वक्त सूरज ढलने के बाद इस बेड पर डालना है गर्मियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में ऐसा हो सकता है कि 2 दिन तक आपको पानी की आवश्यकता ना पड़े, 3 दिन तक पानी की आवश्यकता ना पड़े, अगर धूप नहीं निकल रही है। तो हम समय समय पर बेड में हाथ डाल के भी देखेंगे कि हमारी नमी कितनी है बेड में। अगर हमें बेड सूखा नजर आ रहा है, या हो सकता है कि आपके गोबर के अंदर वापस से गर्मी बन गई हो, जो हमें रोज चेक करनी है, तो हमें फिर से पानी की मात्रा उस पर बढ़ा देनी है। दिन में हो सकता है 2 बार हमें पानी लगाना पड़े। तो आप इस बात को रेगुलरली अपने सारे बेडों को चेक करते रहें कि उनमें वापस से गर्मी तो नहीं बन गई है या वो सूखे तो नहीं है। इस प्रकार हमें पता चलता रहेगा कि हमारी बेड में गर्मी नहीं बनी है। हम उस पर प्रॉपर पानी लगाते रहेंगे, जिससे आपके केंचुए की मरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये काम हमें रोज करना है, लेकिन एक काम है जो हमें वीक में एक बार करना है। तो वो क्या काम है, वो है कुरेदा लगाना। दोस्तों कुरेदा क्या होता है, कुरेदा एक हैंड टूल होता है इस तरीके का, जैसे आप देख पाएंगे ये ऐसे छोटा सा एक टूल होता है जिसे हम कुरेदते हैं बेड को। तो आपको किसी भी दिन एक निश्चित कर लेना है, हफ्ते में कोई भी दिन एक चुनाव करें। उस दिन क्या करें, आप पूरे बेड से पराली हटाएं और अपने कुरेदे को बेड पे स्क्रैच करें, जिसे खुरच दें, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा है दोस्तों, लगातार पानी लगाने की वजह से होगा क्या कि आपका जो गोबर का ढेर है वो नीचे दब जाएगा, उसमें जो हवा का संचार हो रहा था छोटे छोटे छिद्रों से वो बंद हो जाएंगे। तो क्योंकि हमारे केंचुए को हवा भी चाहिए, हवा नहीं मिलेगी तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा। तो इसीलिए हमें हफ्ते में एक दिन पराली हटाकर बेड को स्क्रैच करना है, कुरेदना है उस हैंड टूल से, और वापस पराली को ढक देना है। तो दोस्तों वीक में एक काम करना है, कुरेदा लगाना है, डेली एक काम करना है, पानी लगाना है। इस प्रक्रिया को आपको लगातार करना है, इसमें कोई संकोच नहीं करना है, इसमें किसी भी प्रकार का लालच ना करें, आलस ना करें। दोस्तों अब कंपोस्टिंग कितने दिन में हमारी तैयार हो जाएगी, ये एक बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि कंपोस्ट कितने दिन में तैयार होती है, 60 दिन में होती है, 70 दिन में होती है। दोस्तों ये जो बेड का साइज हमने आपको बताया 3 फीट चौड़ा, 1.5 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा, ये लंबा कितना भी हो सकता है। ये कंपोस्टिंग आपकी पूरी 90 दिन में खत्म होगी, 90 डेज में। जी हाँ, 3 महीने का पूरा समय लगेगा, 60 दिन में कुछ नहीं होता है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात ऐसी बताऊंगा कि हमें खाद उतारनी कैसे है। तो दोस्तों शुरुआती 30 से 35 दिन तक आपको रेगुलर पानी देना है, हफ्ते में एक दिन कुरेदा लगाना है। तो जैसे ही आपके 30 दिन 35 दिन पूरे हो जाएंगे, आप पराली हटा के देखेंगे तो आपकी बेड के ऊपर 1 से 1.5 इंच की लेयर कंपोस्ट में तैयार आपको मिलेगी, और उसके नीचे आपको फ्रेश गोबर मिलेगा। टॉप लेयर में 1 से 2 इंच कंपोस्ट होगी ब्राउन कलर की, फिर आपके अर्थवॉर्म्स होंगे और फिर आपके फ्रेश गोबर जो कच्चा गोबर होगा। तो ये आपको डिस्क्रिमिनेट करना, आपको अलग अलग करना आसान हो जाएगा कि मेरे पास ऊपर टॉप लेयर में कंपोस्ट है ब्राउन कलर की, फिर मेरे केंचुए हैं और फिर मेरा कच्चा गोबर है। तो दोस्तों हमें पराली को हटा देना है और ऊपर से जितना हमारी कंपोस्ट तैयार है उसको बेड पे से हटा लेना है और वापस से पराली को ढक देना है। केंचुआ फिर अपना अंधेरा मिलते ही, पानी मिलते ही, हवा मिलते ही अपना काम करना शुरू कर देगा और इस तरीके से बिल्कुल नीचे चला जाएगा आपके गोबर को खाते हुए। केंचुआ ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है गोबर को खाते हुए, तो ऊपर से आपकी कंपोस्ट तैयार होती रहेगी, आप उसको ऊपर से उतारते रहेंगे।
हर 10-15 दिन में, 35 दिन बाद हर 10-15 दिन में आपके गोबर आपको कंपोस्ट के रूप में तैयार मिलेगी। तो आप जब बिल्कुल 90 दिन आपके हो गए तो अब आपकी बिल्कुल बॉटम में 1 से 2 इंच की लेयर जो बचेगी वो कंपोस्ट की और अर्थवॉर्म्स की बचेगी पूरे बेड पे आप देखेंगे कि जो है अब मेरे पास केंचुए बहुत सारे हो गए हैं, कंपोस्ट इसमें थोड़ी है और जितना भी माल था मैं उतार चुका हूं। तो दोस्तों अब 90 दिन के बाद मुझे प्राप्त क्या हुआ? 90 दिन के बाद मुझे प्राप्त हुआ दुगना केंचुआ, यानी कि अगर मैंने 10 किलो केंचुआ डाला था तो बॉटम में मेरे पास जो सबसे नीचे लेयर बची इसमें मेरे पास हुआ 20 किलो केंचुआ। और अगर मैंने इसमें गोबर डाला था 500 किलो, अगर मेरे पास 5 कुंटल मैंने इस एक साइज में गोबर डाला था तो मेरे पास कंपोस्ट मिली इसकी आधी, 250 किलो। कंपोस्ट 50%, दुगना केंचुआ, ये आपको 90 दिन बाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब एक बात करते हैं कि हमारे इसमें खर्चा कितना हुआ। तो दोस्तों आप पेपर पेन आपके पास है, आप जोड़ना शुरू करिए। हमने 60 से 70 पैसे का एक गोबर लिया था जो कि हमारा 250 रुपए का हो गया अगर हमारे पास 5 कुंटल, 250-300 रुपए का हो गया अगर हमने इस साइज में 5 कुंटल गोबर डाला है तो, यानी 500 किलो गोबर डाला है तो। 200-300 रुपए की पॉलिथिन और अर्थफॉर्म्स का बाजार में सबका अपना रेट है। हमारा अर्थफॉर्म 150 रुपए किलो का होता है, बाजार में कुछ लोग सस्ता भी देते हैं, कुछ लोग महंगा भी देते हैं। तो जो आपके पास, जो आपको उचित लगे उससे आप केंचुआ खरीद सकते हैं। तो एक साइज में अगर मैं 10 फीट में करूं तो हमने 10 किलो केंचुआ डाला था, यानी 1500 रुपए का हमने केंचुआ डाला। पराली हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध थी, या हम 100 रुपए की पराली भी जोड़ लेते हैं, बस इतना खर्चा आया और आपकी कंपोस्ट तैयार हो गई। दोस्तों अब 90 दिन बाद आपका केंचुआ हो चुका था दुगना, आपका केंचुआ हो चुका था 20 किलो। अब आप 10-10 फीट के 2 बेड लगाएंगे, 30 किलो इस पे केंचुआ डालेंगे, 30 किलो इस पे केंचुआ डालेंगे। तो अब 90 दिन बाद आपके बेड हो गए डबल। शुरुआत में मान लेते हैं आपने 10 बेड से कार्य स्टार्ट किया है तो 90 दिन बाद ये बेड 20 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हर 3 महीने बाद आपके बेड डबल होते चले जाएंगे। दोस्तों अब एक प्रक्रिया आती है छानने की। हमारा कंपोस्ट तो तैयार हो गया, इसको हम छाने कैसे? यूं तो बाजार में बहुत तरह की मशीनें अवेलेबल हैं जो मोटर से चलती हैं या बिजली से चलती हैं, जो उसको वाइब्रेट करके छान लेती है। दोस्तों शुरुआती दौर में मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आप किसी भी तरह की मशीनों को लें। 25-30 हजार की मशीनें आती हैं, उसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक हाथ का छल्ला लें, 2 व्यक्ति उसे पकड़ें और हाथ से छान लें, क्योंकि शुरुआत में आपका प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है कि आपको लगातार मशीन चलानी है। आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करें, 300-400 रुपए का एक छल्ला लें और उससे मैनुअली ऐसे पकड़ के छान लें। तो उसमें जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और बारीक पाउडर नुमा वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल ब्राउन जैसे चाय की पत्ती होती है, इसमें से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी, एक सौंधी खुशबू आएगी, वो आपको प्राप्त होगी। अब आप उसको पैक कर सकते हैं, बाजार में बेचने के लिए आप तैयार हैं। अब आप उसको पैक करके भेजें, पुराने कट्टों में भेजें, नई पैकेजिंग में भेजें, या जिस भी तरह का आपके पास सुविधा उपलब्ध है उस तरह में आप बेचें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारा तीसरा पार्ट मार्केटिंग कि अब इसको बेचना कैसे है, सबसे जरूरी पार्ट जो है उसको ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों इस पार्ट में जो हमने जानकारी दी आपको बहुत फायदा देगी। तो मैं अब इजाजत लेता हूं आपसे, नमस्कार।